हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी को बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। स्वागत है आप सभी को परीक्षा प्रीमियर लीग का छोटा वर्जन कह लीजिए या सबसे इंटरटेनिंग वर्जन 2020 सीरीज में। और आज के जो 2020 सीरीज के 20 मिनट में आपके 20 सवाल वाला जो आपका कॉन्सेप्ट है 2020 सीरीज का, उसमें जो है आज का आपका 20 क्वेश्चंस लेकर हम जो है आ चुके हैं। तो फटाफट सभी लोग जो है जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए आज के सेशन में और एक बार जोड़ तोड़ से ये 2020 सीरीज का जो आगाज हुआ है बेसिक शिक्षा के यूट्यूब चैनल पे, इसको जो एक बार जोड़ तोड़ से फैला दीजिए सभी एस्पिरेंट्स तक जो भी सीयूईटी की तैयारी कर रहे हैं। तो उनको जो है अलग अलग सब्जेक्ट्स की जो है 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 20 मिनट में 20 प्रश्न, अर्थात कई सब्जेक्ट्स में तो आप 20 मिनट से कम में ही 20 प्रश्न को जो है आप लोगों को कराया जा रहा है। और ये वो प्रश्न है जो आपके सीयूईटी या फिर आईसीआर आपके स्टेट लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए 2023 का जो आपका एंट्रांस सेशन होने वाला है, एंट्रांस एग्जामिनेशन होने वाला है, उसके लिए जो ये सारे प्रश्न जो है काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आज की 2020 सीरीज का जो है सबसे पहला प्रश्न को देखते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपका पूछा गया है यहाँ पे 2020 सीरीज में, आपको पर क्वेश्चन के लिए जो आपको यहाँ पे 20 सेकेंड यानी कि 10-20 सेकेंड का जो है समय आपको दिया जाएगा पर क्वेश्चन के लिए। तो फटाफट आप इसी समय सीमा के अंदर जो है अपने आंसर्स को बताएंगे। क्या होगा आपको, द माइक्रो न्यूट्रिएंट व्हिच इज प्रेजेंट इन द लोएस्ट अमाउंट इन मोस्ट ऑफ द क्रॉप्स, यानी कि कौन सा पोषक तत्व तो ऐसा है इसमें जो सबसे कम मात्रा में ज्यादातर पौधों में पाया जाता है। यही क्वेश्चन आपको पूछा गया है आपको कि कौन सा पोषक तत्व तो यहां पर, जैसे आप जानते हो पोषक तत्व तो आपके 17 इसेंशियल होते हैं, 17 इसेंशियल होते हैं, है ना। उसके बाद 4 आपके जो है बेनिफिशियल होते हैं, 4 आपके क्या होते हैं बेटा, बेनिफिशियल होते हैं। और टोटल आपके कितने होते हैं, 21 जो है आपके क्या होते हैं, फंक्शनल होते हैं। तो इनमें से कौन सा पोषक तत्व तो सबसे कम मात्रा में पाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा आपका मॉलिब्डेनम। मॉलिब्डेनम, कोबाल्ट, इन सबको जो हम लोग अल्ट्रा नैनो के टेक्निक में रखते हैं, अल्ट्रा नैनो मतलब बहुत ही कम मात्रा में जो इनकी रिक्वायरमेंट होती है, इसके हिसाब से चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, कंस्ट्रक्टिव फेज इन द सॉइल फॉर्मेशन इज, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव फेज यानी कि आपका मृदा निर्माण में एक संरचनात्मक चरण है। कौन सा आपका, वेदरिंग है ना, डेवलपमेंट ऑफ सॉइल प्रोफाइल, डिपोजिशन ऑफ रॉक एंड ऑर्गेनिक मैटर डिपोजिशन, इनमें से कौन सा आपका संरचनात्मक है। बाकी देखो जैसे वेदरिंग विघटन हो रहा है, टूट रहा है, तो टूट रहा है तो ये क्या हुआ, डिस्ट्रक्टिव फेज है, ठीक है। डिपोजिशन ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक, रॉक चट्टान जो है आपकी डिकम्पोज हो रही है, ये भी हमारा क्या है, तो डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है। ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोजिशन हो रहा है, ये भी हमारा जो है क्या है, डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस। तो एक ही हमारा इकलौता यहाँ पे आपका कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, वो है डेवलपमेंट ऑफ सॉइल प्रोफाइल। अगला क्वेश्चन नंबर की तरफ बढ़ते हैं। डार्क ग्रीन कलर इन लीव्स इज इंपार्टेड बाय, किसके कारण, किसके कारण से जो है डार्क ग्रीन कलर पत्तियों में आता है, ठीक है। आपके पास इसमें न्यूट्रिएंट्स है कैल्शियम, आयरन, सल्फर और मैग्नीशियम, इनमें से किसके कारण से जो आपका डार्क ग्रीन कलर आता है। आपको पता है भैया ग्रीन कलर के लिए कौन जिम्मेदार होता है, ग्रीन कलर के लिए आपका क्लोरोफिल जिम्मेदार होता है कि नहीं होता है, ग्रीन कलर के लिए क्लोरोफिल जिम्मेदार होता है। इसी तरीके से बाबू क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको रेड कलर के लिए, तो रेड कलर के लिए बेटा कौन सा जिम्मेदार होता है, एंथोसाइनिन जिम्मेदार होता है। क्या जिम्मेदार होता है बाबू, एंथोसाइनिन जिम्मेदार होता है। इसी तरीके से ऑरेंज कलर के लिए कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा तो ऑरेंज कलर के लिए बेटा कैरोटीन हमारा जिम्मेदार होता है। इसी तरीके से आप ध्यान दोगे। तो जब क्वेश्चन पूछा गया डार्क ग्रीन कलर, तो मैग्नीशियम हमारा क्यों आंसर होगा, क्योंकि क्लोरोफिल के सेंट्रल में आपका क्या होता है, सेंट्रल में मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम होता है सेंट्रल पोरफायरिन रिंग में, और इसी के कारण से जो है लाल रंग हमारा मैग्नीशियम के कारण से इंपार्ट होती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 4 आपका 2020 सीरीज का है, सिल्ट्स आर मेनली कंपोज्ड ऑफ। आपको पता है कि सॉइल के जो पार्टिकल्स होते हैं वो सैंड, सिल्ट और क्ले से मिलकर बनता है, ठीक है ना। तो आपका सिल्ट जो है मुख्य रूप से किस चीज से मिलकर बना है, मिनरल फ्रैगमेंट्स, सैंड, स्टोन और ग्रेवल्स, यानी कि आपके जो सबके अलग अलग पार्टिकल साइज होते हैं। आपको क्वेश्चन पूछा गया है सिल्ट हमारा मुख्य रूप से किस चीज से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। आपके पास ऑप्शन है मिनरल फ्रैगमेंट्स, सैंड, है ना, स्टोन्स और ग्रेवल्स, किन चीज से मिलकर जो हमारा सिल्ट का, तो सिल्ट जो हमारे मिनरल फ्रैगमेंट्स से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। इस ग्रेवल्स का साइज जो होता है वो ग्रेटर देन 2 mm होता है, ठीक है, ये चीज ध्यान देना। अगला क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। तो जनरल आपको क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे कि जनरली द डेप्थ ऑफ सरफेस सॉइल इज, सतही मृदा जो होती है उसकी डेप्थ यानी कि गहराई जो हम लोगों की कितना लिया जाता है, सरफेस सॉइल की, सतही मृदा की जो गहराई कितनी होनी चाहिए आपके पास, 0 से 15, 0 से 30, 0 से 40, 0 से 10 सेंटीमीटर। तो भैया जो इनिशियल की जो डेप्थ ऑफ सरफेस सॉइल होती है यानी कि शुरुआती की जो दौर होता है उसमें आपका आंसर हो जाएगा 0 से
15 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया सोर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर एसिडिक सॉइल, यानी कि अम्लीय मृदा के लिए क्या चीज जो है आपका मुख्य रूप से जिम्मेदार होता है। आपके पास ऑप्शन है लीचिंग, है ना, सॉइल पीएच, सोलुबल नॉन सोलुबल साल्ट और सोडिक सॉइल। ठीक है, तो भैया जब आप बात कर रहे हो अम्लीयता की, तो अम्लीयता कब होगी? जब आपका सॉइल में जो आपके न्यूट्रिएंट, जैसे कि मान के चलो एल्युमिनियम, आयरन, है ना, उसके बाद आपका जिंक, उसका मैंगनीज, इन सब की मात्रा जब आपकी सॉइल में बढ़ जाएगी और ये सब आपके निछालन होकर नीचे की तरफ जब सेटल हो जाएंगे, तो तभी आपका सॉइल में क्या होगा, अम्लीयता बढ़ेगा, एसिडिटी बढ़ेगा। और इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, लीचिंग के माध्यम से जो आपका सॉइल में एसिडिटी आती है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको पूछा गया है कि एसिड सल्फेट सॉइल, जिसको हम लोग कैटक्लेज कहते हैं, इसको हम लोग कैसे मैनेज कर सकते हैं। एसिडिक सॉइल को मैनेज करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है एसिड सल्फेट सॉइल का? एक फ्लडिंग, दूसरा वाटर टेबल को कंट्रोल करना, तीसरा लाइमिंग और चौथा है आपका ऑल ऑफ द एबव। यानी कि इनमें से कौन सा प्रोसेस जो है आपका एसिड सल्फेट, देखो फ्लडिंग करोगे तो भी आपका सही बात है, आपकी अम्लीय जो सॉइल की जो ऊपर लेयर रहेगी उससे वो लीचिंग, निछालन होकर नीचे की तरफ चला जाएगा और आपका ऊपर वाला सरफेस में जो आपके न्यूट्रिएंट की कमी हो जाएगी। तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। अगला क्वेश्चन है सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रोज बेस्ट एट, यानी कि जो सॉइल में जो सूक्ष्म जीव रहते हैं, जैसे आपका एक्टिनोमाइसीटीज, बैक्टीरिया, फंगस, है ना, इन सब की जो है आपका कौन सा पीएच रेंज पे ये सबसे बेहतर ग्रो करते हैं? सॉइल मॉइस्चर, ठीक है, आपका 6-7। तो भैया नो डाउट पीएच जो न्यूट्रल पीएच रहता है उसमें आपका फंगस भी ग्रो करता है अच्छे से और आपका बैक्टीरिया भी, तो इसीलिए आपका न्यूट्रल पीएच जो है सबसे बेस्ट माना जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8 के तरफ बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक इज नोन एज, यानी कि जो आपका चट्टानों का अपघटन की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग, बायोलॉजिकल वेदरिंग, ऑल ऑफ द, भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय, जैविक अपक्षय और उपरोक्त सभी। यानी कि इसमें आंसर क्या हो जाएगा, किसको हम लोग कहते हैं डिकम्पोजिशन? ये डिकम्पोजिशन हो सकता है क्लाइमेट के कारण से हो, जलवायु के कारण से, तो इसको क्या कहोगे? फिजिकल। अगर केमिकल स्टेप से सोल्यूशन ये सब जो हो रहा प्रोसेस तो केमिकल। बायोलॉजिकल, तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया हाई डेंसिटी, हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम इन सॉइल कॉजेज, अगर सोडियम की मात्रा अगर मृदा में आपकी बहुत ज्यादा हो जाएगी तो उसके कारण से एक ही चीज होता है, आपका डिफ्लोकुलेशन की समस्या जो है आपकी बढ़ जाती है। ठीक है, ये समस्या जो है आपका सॉइल में आ जाता है जब आपका सोडियम की मात्रा जो है सॉइल में बढ़ जाती है तब। अगला क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजन फर्टिलाइजर इज सुइटेबल फॉर वाटर लॉक्ड कंडीशन। भैया वाटर लॉक्ड कंडीशन में एक ही मूल मंत्र को आपको ध्यान देना है। वाटर लॉक्ड कंडीशन में क्या रिड्यूस्ड कंडीशन होगी, रिड्यूस्ड कंडीशन होगी भैया, तो ऑक्सीजन वाले कंपाउंड्स नहीं टिकेंगे, तो एमोनियम वाले फर्टिलाइजर्स हमें जरूरत पड़ेगी। और एमोनियम सल्फेट ही हमारा ऐसा है जो एमोनियम वाले फर्टिलाइजर है, कैल्शियम नाइट्रेट हम लोग इसको कह सकते हैं ना, तो ये सब जो है हमारा यूज नहीं होगा और एमोनियम सल्फेट जो है हमारा यूज हो जाएगा, या एमोनियम नाइट्रेट एमोनियम फॉर्म में होना जरूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ प्लांट टिश्यू इज मेड अप ऑफ, अधिकतर जो मात्रा है आपके प्लांट के टिश्यू का वो किस चीज से मिलकर बना हुआ होता है? ठीक है, यहाँ पे आपके ऑप्शन में जैसे CHO, NPK, NPK को हम लोग क्या कहते हैं? प्राइमरी न्यूट्रिएंट। इसको हम लोग क्या कहते हैं? बेसिक कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? सेकेंडरी कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? माइक्रो कहते हैं। तो बेसिक इसीलिए ना कहा जाता है CHO को, क्योंकि आधारभूत है, इसी से आपका सब चीज निर्माण हुआ है ना, तो इसीलिए आपको जो है ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका फ्रेश सॉइल सैंपल कंसिस्ट ऑफ वेइंग 100 ग्राम कंटेन्स 18% सॉइल मॉइस्चर, फाइंड आउट द ड्राई वेट ऑफ द सॉइल। ठीक है, ड्राई वेट आपको पता लगाना है। पहले आपका सॉइल कितना था? सॉइल सैंपल है आपका 18 ग्राम, उसमें आपकी 18% क्या है? नमी है, तो उसमें से आप नमी को घटा दो तो उसके हिसाब से आप निकाल लोगे, जैसे 18% 18 डिवाइड बाई 100 इंटू 100 ग्राम, ठीक है ना, तो आपका टोटल सॉइल में जो है आपका कितना बच गया? आपका 82 ग्राम जो है आपका आंसर हो जाएगा सॉइल ड्राई वेट, क्योंकि उसमें जो है आपका नॉर्मल आपका कंडीशन अगर देखेंगे तो ऐसे कंडीशन में आपको जो है बताना होगा कि ड्राई आपके सैंपल कितनी होगी। ठीक है, क्लियर है यहां तक? तो आप आंसर यहाँ पे 82। उसके बाद जो है अगला हम लोगों को यहाँ पे ध्यान देना क्या होगा बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे क्लियर है?
ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में, अ सॉइल कंसीडर्ड टू बी वेरी फर्टाइल व्हेन परसेंटेज सैचुरेशन इज, ठीक है। अगर सॉइल की सैचुरेशन कैपेसिटी क्या होनी चाहिए तब जाके हम उस मृदा को बहुत ज्यादा फर्टाइल मानेंगे, तो उसकी सैचुरेशन कैपेसिटी 80% से अधिक होना चाहिए, ठीक है। द हाईएस्ट पीएच वैल्यू कितनी होती है? आपको पता है पीएच रेंज जो होता है बाबू वो आपका कहां से कहां तक फॉलो करता है, 0 से लेकर 14 तक फॉलो होती है। ये हमारा 7 है। इधर आओगे एसिडिटी होगी, है ना, एसिडिक होगा, इधर आओगे अल्कलाइन होगा, है ना। अब क्वेश्चन पूछा गया हाईएस्ट वैल्यू पीएच की कितनी हो सकती है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 14 हो सकता है आपका हाईएस्ट वैल्यू पीएच मान की, क्योंकि यही हमारा मैक्सिमम वैल्यू है। टेक्सचरल ऑफ द सॉइल जो है वो आपका किस चीज में डिपेंड करता है? टेक्सचरल क्लास ऑफ सॉइल डिपेंड्स ऑन पार्टिकल साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सॉइल प्रोडक्टिविटी, सॉइल वाटर एंड ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट। कौन सी फैक्टर पे डिपेंड करता है? आपको पता है सॉइल टेक्सचर मतलब क्या होता है, रिलेटिव कंपोजिशन, रिलेटिव सैंड, सिल्ट और क्ले की जो साइज की बात करते हैं उसके मतलब से। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, पार्टिकल साइज एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन। अगला क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया था, सॉइल पार्टिकल्स गेट डिफ्लोकुलेटेड ड्यू टू, आपको पता है डिफ्लोकुलेशन के लिए मुख्य रूप से आपका कौन सा एलिमेंट जिम्मेदार होता है? तो आंसर हो जाएगा हमारा सोडियम, क्योंकि सोडियम ही हमारा जो है डिफ्लोकुलेशन के लिए जिम्मेदार होता है। सॉइल इरोडेबिलिटी फैक्टर इज मैक्सिमम फॉर द सॉइल, कौन सी मृदा में जो है आपका मृदा क्षरण कारक सबसे ज्यादा अधिकतम होगा, किसमें आपके सबसे ज्यादा चांसेस रहते हैं? सॉइल इरोडेबिलिटी फैक्टर सबसे ज्यादा किसकी होगी? तो क्लेई लोम सॉइल की जो सॉइल इरोडेबिलिटी फैक्टर सबसे मैक्सिमम रहता है। अगला क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको क्वेश्चन पूछा गया है, द पीएफ वैल्यू एट फील्ड कैपेसिटी। जो पीएफ वैल्यू पीएच वैल्यू आप लोगों को नोट्स के में बताया भी है मैंने, अलग अलग आपके पीएच फील्ड कैपेसिटी पे, विल्टिंग पॉइंट पे, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट पे, तो उस बेसिस पे जो है आपको यहाँ पे बताना होगा क्या होगा किस तरह से। तो आपका यहाँ पे पीएफ वैल्यू पूछा गया है किस अवस्था पे आपका, तो फील्ड कैपेसिटी में आपका जो है पीएफ वैल्यू का मान कितना होता है? तो आंसर हो जाएगा 2.54। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, डिफिशियंसी ऑफ व्हिच न्यूट्रिएंट कॉज्ड टिपिकल इंटरवेनल क्लोरोसिस, कौन सी न्यूट्रिएंट की कमी के कारण से जो आपका इंटरवेनल क्लोरोसिस की समस्या जो आपको देखने को मिलता है? तो भैया एलिमेंट में आप देखोगे अगर, तो ऐसे तो येलोइंगनेस तो आपका यहाँ पे इसके कारण से होता है, इंटरवेनल क्लोरोसिस की बात करोगे तो आपका टिपिकल जो है ये हमारा आयरन के कमी के कारण से होता है। तो आज के सेशन में जो है आपका 20 सीरीज में 20 मिनट में 20 प्रश्न का जो हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे थे उसमें इतना ही करेंगे। फिर मिलेंगे आपके साथ आगामी सेशन में। जरूर से आप लोग बताइएगा कि ये सेशन आपके लिए जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना ज्यादा हेल्पफुल हो रहा है और कैसी आपकी तैयारी है, इसको कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। धन्यवाद।